हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका SBN ऑनलाइन क्लासेज में। सल्फर के अपर रूप, सल्फर के अपर रूप। देखिए, अपर रूप का क्या मतलब होता है कि भाई जो भी तत्व है या जो तत्व है उसके भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाएं, लेकिन तत्व वही रहे, लेकिन और भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाएं तो वो क्या हो जाएगा? अपर रूप हो जाएगा। ठीक है, जैसे सल्फर जो है उसके 3 अपर रूप हैं। इसका फर्स्ट है विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष सल्फर या एल्फा सल्फर। दूसरा है एकंताक्ष और तीसरा जो इसका अपर रूप है वो है प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। इनमें से जो विषम लंबाक्ष और जो एकंताक्ष सल्फर है वो डिटेल से आपके मतलब राजस्थान बोर्ड है, RBSE CBSE वगैरह में दिए हुए हैं। तो जो विषम लंबाक्ष जो सल्फर होता है वो क्या होता है? विषम लंबाक्ष सल्फर पहले तो पीले रंग का होता है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? पीले रंग का होता है। और जो एकंताक्ष सल्फर है वो क्या है? रंगहीन है, रंगहीन है। दूसरा जो विषम लंबाक्ष सल्फर है उसमें क्या होता है? विषम लंबाक्ष सल्फर कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर स्थायी होता है, कमरे के ताप पर स्थायी होता है। जबकि जो एकंताक्ष सल्फर है वो कमरे के ताप पर स्थायी नहीं होता है। जो विषम लंबाक्ष सल्फर है वो जल में अविलय, जल में अविलय होता है तथा जो कार्बन डाइसल्फाइड है CH2 उसमें क्या होता है? विलय होता है, उसमें विलय होता है। एल्कोहल में, एल्कोहल में अल्प विलय होता है, एल्कोहल में अल्प विलय होता है। ठीक है, जो एकंताक्ष सल्फर है वो भी क्या होता है? CH2 में विलय होता है, CH2 में विलय होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? इन दोनों का ही जो घनत्व होता है वो विशिष्ट घनत्व होता है। विशिष्ट घनत्व का मतलब जो घनत्व है वो इनके जितना और किसी का नहीं होता है, किसी दूसरे सल्फर का नहीं होता है। तो इनका जो विशिष्ट घनत्व होता है, ये जो इसका घनत्व है वो भी क्या होता है? विशिष्ट घनत्व होता है। ठीक है, उसके बाद में जो ये विषम लंबाक्ष जो सल्फर है ना, वो S8 संरचना के रूप में पाया जाता है। और जो एकंताक्ष सल्फर है वो भी S8 संरचना के रूप में पाया जाता है। S8 संरचना, S6 संरचना, 2 प्रकार की सल्फर की संरचना होती है। S8 संरचना कैसी होती है देखिए, और S6 जो संरचना है वो कैसी होती है, इनकी मैं संरचना बना के आपको बताता हूँ। पहले जो विषम लंबाक्ष जो एकंताक्ष सल्फर है उसके जो गुण हैं वो ऐसे पूछता है भाई इनके गुण लिखिए। तो विषम लंबाक्ष जो एल्फा सल्फर है वो पीले रंग का होगा, कमरे के ताप पर स्थायी होता है। जबकि जो एकंताक्ष सल्फर है वो रंगहीन होता है और कमरे के ताप पर स्थायी नहीं होता है। ये जो जल में है उसमें अल्प विलय होता, CH2 में क्या होता है? विलय होता है। और एल्कोहल जो है उसमें अल्प विलय होता है और जल में अविलय होता है। जबकि एकंताक्ष जो सल्फर है वो CH2 यानी कि कार्बन डाई सल्फाइड में विलय होता है। इसका जो घनत्व होता है वो विशिष्ट होता है, इसका भी घनत्व विशिष्ट होता है, जो एकंताक्ष सल्फर है उसका भी। दोनों की जो संरचना है वो S8 संरचना पाई जाती है, मतलब इनकी जो 8 सल्फर के परमाणु मिलकर के संरचना बनाते हैं। अब इनकी जो संरचना है S8 संरचना सल्फर की और S6 संरचना, 2 प्रकार की संरचना है, S8 संरचना और S6 संरचना। S8 जो संरचना होती है वो होती है मुकुट के आकार की, S8 जो संरचना होती है वो होती है मुकुट के आकार की। और जो S6 संरचना है वो कैसी होती है? S6 संरचना होती है वो होती है कुर्सी फॉर्म या फिर नौका फॉर्म, पर कुर्सी फॉर्म ज़्यादा स्थायी होती है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ S6 संरचना, और सेकंड है अपना
एट संरचना। अब S6 संरचना है ना, वो कुर्सी रूप में होती है, कुर्सी रूप में होगी। और जो S8 संरचना है वो नौकाकार होती है या फिर मुकुटाकार होती है, मुकुटाकार होती है। ठीक है, S6 जो संरचना होती है उसकी संरचना देखो कुछ इस प्रकार से होती है, कुर्सी के फॉर्म में। ये सल्फर है, ये भी, फिर ये और ये, तो ये S6 सल्फर हो गया। फिर उसके बाद में जो S8 सल्फर है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये सल्फर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, तो ये S8 सल्फर होता है। और ये क्या होता है, S6 सल्फर होता है। तो S6 सल्फर और जो S8 सल्फर है उन दोनों की इस प्रकार से ये क्या है, संरचना है। ठीक है, कुर्सी फॉर्म और नौका फॉर्म, यह सल्फर के अपर रूप थे और जो सल्फर है उसकी संरचना थी। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी सी चीज़ें, मतलब जो अक्रिय गैस हैं या जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उनके जो उपयोग हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। उनमें से अधिकतर जो उपयोग हैं वो अक्रिय गैसों के दे रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट उसमें अपन पढ़ने वाले हैं हीलियम के उपयोग, मतलब हीलियम के कौन कौन से उपयोग हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे नियॉन के उपयोग, नियॉन के उपयोग। उसके बाद में नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे आर्गन के उपयोग, आर्गन के उपयोग। ठीक है, उसके बाद में फॉस्फीन या PH3 के उपयोग, फॉस्फीन के उपयोग, ये अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो जो हीलियम होती है, ये तीनों तो अक्रिय गैसें हैं, तो जो हीलियम होती है उसका उपयोग एक तो जो गोताखोर सिलेंडर लेकर के जाते हैं ऑक्सीजन का, उनके सिलेंडर में O2 के तनुकरण में, O2 के तनुकरण में हीलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हीलियम का उपयोग किसमें, गोताखोर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में अपन हीलियम मिला कर रखते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है वो थोड़ी तनु हो जाए, थोड़ी डाइल्यूट हो जाए। ठीक है, उसके अलावा हीलियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टरों में हीलियम का उपयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में या फिर नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में हीलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो नियॉन है उसका उपयोग एक तो जो विज्ञापन है, तो विज्ञापनों में विद्युत विसर्जन लैंप में नियॉन यूज में आती है, में नियॉन का प्रयोग किया जाता है, नियॉन का प्रयोग किया जाता है। एक जो ग्रीन हाउस है उनमें जो बल्ब काम में आते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस में बल्बों में नियॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं उसमें ऊष्मा पैदा करने के लिए या फिर रोशनी के लिए क्या करते हैं, जो बल्ब लेते हैं वो तो उन बल्बों में नियॉन का उपयोग किया जाता है। एक अगर अपने को किसी चीज़ की लाइटिंग के द्वारा विज्ञापन करना है तो उसका जो लैंप होता है उसमें नियॉन का, तो नियॉन का सेकंड उपयोग क्या है, ग्रीन हाउस में बल्बों के रूप में। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे आर्गन का उपयोग। तो आर्गन का उपयोग किसमें किया जाता है, अक्रिय वातावरण बनाने के लिए, अक्रिय वातावरण बनाने में, अक्रिय वातावरण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, आर्गन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब भी इसके बाद में फॉस्फीन का अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इन ये तीन है उनका उपयोग वापस से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। जो हीलियम है उसके दो उपयोग हैं, एक तो गोताखोर जो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम मिला करके लेके जाते हैं
ताकि जो ऑक्सीजन है वो थोड़ी क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, इसके लिए। ठीक है। दूसरा है नाभिकीय रिएक्टरों में जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी टक्कर को, उनके जो स्पीड है उसका जो वेग है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, हीलियम का। ठीक है। उसके बाद में जो नियोन है उसके उपयोग में, एक तो अपन लाइटिंग में अगर किसी चीज़ का विज्ञापन करते हैं, विद्युत विसर्जन में अगर विद्युत विसर्जन द्वारा अगर किसी चीज़ का अपन विज्ञापन करते हैं तो उस चीज़ में क्या है, विद्युत लैंप, जो लैंप काम में आता है विद्युत विसर्जन के लिए, तो उन लैंपों में नियोन होती है। एक ग्रीन हाउस जो घर होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो रोशनी के लिए और जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो काम में लिया जाता है, बल्बों का काम में लिया जाता है, उन बल्बों में किसका, नियोन का उपयोग किया जाता है। और जो आर्गन है उसका उपयोग अक्रिय वातावरण बनाने के लिए किया जाता है। अक्रिय वातावरण का मतलब होता है कि अगर अपन किसी भी किसी भी यौगिक के, अगर मान लो खूब सारे यौगिक है उसमें अगर अपन आर्गन मिला देंगे तो उनकी जो रिएक्टिविटी हो जाएगी ना वो कम हो जाएगी, उनकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी या फिर न के बराबर रहेगी। अक्रिय वातावरण, अक्रिय का मतलब क्रियाशीलता कम हो जाए या फिर क्रियाशीलता नहीं रहे, इसके लिए आर्गन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जो फॉस्फीन है उसमें देखो शुद्ध फॉस्फीन क्या होता है, शुद्ध फॉस्फीन की प्रवृत्ति होती है अज्वलनशील। जो शुद्ध फॉस्फीन होता है उसकी प्रकृति होती है अज्वलनशील। अब अज्वलनशील जो फॉस्फोरस है उसमें अगर अपन अशुद्धि मिलाएं, किसकी, P2H4 की अगर अशुद्धि मिलाएं, अगर P2H4 की अशुद्धि मिलाएं किसमें, PH3 में, तो उसकी जो प्रकृति होगी वो चेंज हो जाएगी और उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, ज्वलनशील। उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, ज्वलनशील प्रकृति हो जाएगी। ठीक है। अब जो फॉस्फीन का उपयोग है ये, इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, ज्वलनशील होगी, और इसका जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, होम्स सिग्नल में। होम्स सिग्नल देने में इनका उपयोग किया जाता है, किसका, अशुद्ध फॉस्फीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अशुद्ध फॉस्फीन का उपयोग किसमें किया जाता है, होम सिग्नल देने में। होम सिग्नल क्या होती है, जो समुद्र होते हैं बड़े बड़े या महासागर जो है उनमें जो जहाज़ें चलती हैं, तो उनमें कोई भी चक्रवात आ गया या कोई भी चट्टान आ गई तो उनको बताने के लिए, जो पीछे जहाज आ रहे हैं उनको दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये चट्टान आ गई या इस प्रकार से कुछ भी अवरोध आ गया, उसको दिखाने के लिए इस PH3 का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी ज्वलनशील प्रकृति होती है। तो वो जैसे आग के जैसे दिखता है तो जो दूसरे जहाज वाले वैसे समझ जाते हैं कि भाई इसमें चक्रवात है या फिर इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो होम सिग्नल बोलते हैं इसको। ठीक है। तो होम सिग्नल देने में इस फॉस्फीन का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे इसके जो P ब्लॉक के तत्व थे उनके कुछ उपयोग हुए। ठीक है। इसके बाद में अपन कुछ रासायनिक यौगिक बनाने की विधियां पढ़ेंगे P ब्लॉक के अंदर। उसमें फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। फर्स्ट वाला अपन क्या पढ़ेंगे, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। देखिए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। देखो इसमें सिंपल सी रिएक्शन है, नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है उसकी रिएक्शन से क्या करते हैं, अमोनिया बनाते हैं। इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में काम में आता है, उच्च दाब और उच्च ताप काम में आता है। ठीक है। तो ये एक तरह से अगर अपन इसको संतुलित करें तो ऐसे हो जाएगा, ये N2 + 3H2 इक्वल टू या गिव्स टू 2NH3, मतलब नाइट्रोजन और अमोनिया, नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन उससे अमोनिया बनाते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में यूज में लेते हैं। ठीक है। और उच्च दाब और उच्च ताप रखा जाता है। दूसरा, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का निर्माण। इसमें क्या होता है, जो अमोनिया है उसकी रिएक्शन अपन किसके साथ में करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ में।
और इससे क्या बनाते हैं, सबसे पहले चरण के अंदर NO गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद में ये जो NO है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसकी O2 से रिएक्शन करवाएंगे और इससे क्या बनाएंगे, NO2 बनाएंगे। फिर जो NO2 है उसकी रिएक्शन H2O से करवाएंगे और इससे क्या बनाएंगे, HNO3 बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद में एक है संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का या सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। तो जो संपर्क विधि है उसके द्वारा अपन H2SO4 का निर्माण करेंगे। इसकी भी फर्स्ट चरण में अपन क्या करेंगे, सल्फर और जो ऑक्सीजन है उसकी रिएक्शन करवाएंगे, उससे SO2 बनेगा। दूसरा जो SO2 है उसके साथ में वापस से O2 की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, SO3 बनेगा। फिर जो SO3 है उसके साथ में अपन क्या करेंगे, H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2S2O7। अब जो H2S2O7 है, H2S2O7 है उसकी रिएक्शन H2O से करवाएंगे तो क्या बन जाएंगे, 2 H2SO4 बन जाएंगे। ऐसे सिंपल विधि। इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है कि HNO3 है उसका निर्माण कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, या संपर्क विधि द्वारा कौन से एसिड का निर्माण किया जाता है, इस या हैबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन तो ऐसे सिंपल हैं कि हैबर विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, अमोनिया का निर्माण किया जाएगा। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का निर्माण किया जाएगा। फिर है संपर्क विधि द्वारा, तो संपर्क विधि द्वारा H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इनकी जो विधि है उसमें सिंपल रिएक्शन है कि हैबर विधि है उसमें अमोनिया का निर्माण करने के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे। N2 और जो हाइड्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है उनके उपयोग से क्या करेंगे, अमोनिया बन जाएगी। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको, या HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो जो नाइट्रिक अम्ल है उसके निर्माण के लिए अपन क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो अमोनिया है उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, NO बनेगा, या नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा, नया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा, है ना। इसके खूब सारे नाम हैं। तो फिर उसकी रिएक्शन O2 से करवाएंगे तो NO2 बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, या मोनो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर NO2 की रिएक्शन H2O से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, HNO3 या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होगा। संपर्क विधि द्वारा जब अपना H2SO4 का निर्माण करेंगे तो पहले सल्फर का उपयोग करेंगे और सल्फर की रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन से करवाएंगे तो SO2 गैस बनेगी। फिर SO2 गैस को वापस ऑक्सीजन के आधिक्य में रिएक्शन करवाएंगे तो SO3 गैस बनेगी। फिर जो SO3 है उसका उपयोग करवाएंगे किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, तो क्या बनेगा, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल है, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर इसका एक और नाम है सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, या फिर पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल के H2O से रिएक्शन कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, H2SO4 के बन जाएंगे। ये अपने इसके निर्माण की विधि हुई। अब उसके बाद में कुछ सिंपल छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि जो भूरी वलय परीक्षण है, भूरी वलय परीक्षण है वो किसका दिखाती है, मतलब जो भूरी वलय परीक्षण है वो भूरी वलय परीक्षण किसका परीक्षण करते हैं, उसमें किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो भूरी वलय परीक्षण दर्शाता है नाइट्रेट को। ठीक है, भूरी वलय परीक्षण किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, नाइट्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है P ब्लॉक में। उसके अलावा जो PCl5 है, अगर इसके ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने सॉलिड एक बार तो, और एक बार लिखा है इसके PCl5 के ब्रैकेट में क्या, गैस, यहाँ पे ये गैसीय अवस्था में है तब क्या होगा, और जब सॉलिड अवस्था में है तब क्या होगा। देखो PCl5 जब गैसीय अवस्था में होगा तभी PCl5 के रूप में रहता है, मतलब एक फास्फोरस और 3 ये जो 5 होंगे वो इसके साथ में क्या रहेंगे, क्लोरीन, एक क्लोरीन और ये क्लोरीन। लेकिन और इसका जो संकरण होगा वो संकरण कौन सा होगा, sp3d संकरण हो जाएगा, क्योंकि 5 है तो sp3d संकरण। लेकिन जब इसके सॉलिड अवस्था में हो, PCl5 जब सॉलिड अवस्था में हो तब इसमें संकरण पूछा जाता है। तो जो सॉलिड अवस्था में होता है वो 2 इकाइयों से मिलकर ही बना होता है, एक तो PCl6- से और एक PCl4+ से।
इन 2 इकाइयों से बना हुआ होता है और ये एक सहसंयोजी यौगिक ना होकर के क्या है, आयनिक यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक ना होकर के क्या है, एक आयनिक यौगिक है। PCl4 प्लस और जो PCl6 माइनस है वो दोनों आपस में आयन्स के रूप में रहते हैं और ये आयन एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, तो ये क्या होंगे, आयनिक यौगिक रहते हैं। पहली बात तो ये, अगर PCl5 सॉलिड के रूप में अपने को ये पूछ ले भाई इसका संकरण क्या है, तो पहले तो अपने को ये जानना जरूरी है कि जो PCl5 सॉलिड है, जो ठोस अवस्था में है PCl5, वो आयनिक यौगिक है, इसके जैसे सहसंयोजी यौगिक नहीं है। सहसंयोजी यौगिक मतलब सहसंयोजक बंध नहीं है, उसमें आयनिक बंधन 2 आयनों से मिलकर के बना होता है, एक PCl4 प्लस और दूसरा PCl6 माइनस के रूप में। अब इसमें अगर अपने को संकरण पूछे तो इसका संकरण अलग निकालेंगे और इसका संकरण अलग निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें PCl4 जो है उसमें क्या होगा, 5 बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और 4 इसके सिग्मा बंध, तो इसमें संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। और जो PCl6 है उसमें संकरण क्या होगा, 6 सिग्मा बंध बने हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, sp3d2, क्या संकरण हो जाएगा, sp3d2 संकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर अपने को PCl5 का अगर सॉलिड के रूप में पूछे तब संकरण अलग बताना है, तब अपने को ये बताना है कि भाई आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के रूप में बना हुआ होता है। और PCl4 में तो अपन ये sp3 संकरण होगा, sp3 संकरण होगा, चतुष्फलक की आकृति होगी, और जो PCl6 है उसमें sp3d2 संकरण होगा और वर्गाकार द्विपिरामिडीय आकृति होगी, ठीक है। उसके बाद में भूरी विलय परीक्षण में किसका परीक्षण किया जाता है, तो नाइट्रेट का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हुई। अब पी ब्लॉक के बारे में अपन लगभग 95% सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो 5% है वो आपको तभी आएंगी जब आपको 11th की सारी चीज़ें आती रहेंगी, चाहे CBSE बोर्ड पढ़ रहे हो चाहे राजस्थान बोर्ड पढ़ रहे हो, तो 11th की बुक को एक बार पी ब्लॉक को वापस से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।